नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का ये कलेक्शन जो मिलेगा वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगा, जो कि एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 5 जून से, उसके दृष्टिकोण से ये 50 क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं, और आपको साथ में ये भी पता चलेगा कि हमने अभी तक कैसी तैयारी और कितनी अपने पढ़ाई करी है। तो 50 क्वेश्चन आज हम जीके के करेंगे, अगले दिन हम रीजनिंग के 35 क्वेश्चन लाएंगे, फिर उसके बाद 35 क्वेश्चन मैथ के लाएंगे। इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और आपको आपकी समझ और आपको आपकी पढ़ाई के बारे में अवगत कराती रहेगी साथियों। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि हम इसको स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मेरे क्वेश्चन की आंसर बताने से पहले आपको आंसर बता देना है अपने मन में ही। ठीक है, कि इसका कौन सा आंसर सही है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, साथ में ही आपको ध्यान से समझना भी है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन के जो प्रीवियस क्वेश्चन पिछले पूछे जा चुके हैं जो एग्जामों में, वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के साथ सिलेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। आपको आपके पढ़ाई का अंदाज़ा हो जाएगा कैसे हमारी तैयारी चल रही है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ब्लैंक के पास संसद के किसी भी सदन को आहूत करने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ये राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो प्रेसिडेंट इसमें कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है साथियों, ठीक है, मेरे बताने से पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है राकेश पाल। ठीक है, राकेश पाल। हाँ, इसके साथ आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेवी के कौन है? आपको नेवी के बताने पड़ेंगे कौन है। नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, आपको पता होगा। नेवी के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और एयरफोर्स के आपको बहुत महत्वपूर्ण है, एयरफोर्स के कौन है? एयरफोर्स के आप बताएंगे, आप एयरफोर्स के कमेंट करें, मैं तो अभी बताऊंगा तुरंत। एक बार अपने आप सोचें एयरफोर्स के कौन है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड का मैं समय देता हूँ। एयरफोर्स के कौन है बताओ। तो एयरफोर्स के कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के हैं। नेवी की कौन है? नेवी के अभी मैंने बताया, आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेवी की कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। साथ में ये महानिदेशक वाले हैं, तटरक्षक वाले, ये भी आपको याद होने चाहिए, राकेश पाल। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाकर के यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय है? कोकिला आपको पता ही है कौन है? सरोजिनी नायडू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल और आकलन करने के लिए एलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है ये? टेनिस है, बास्केटबॉल है, या फिर बैडमिंटन है? तो कौन सा है? शतरंज है क्या? एक बार बताएं, शतरंज ही है ना? शतरंज है। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष दो मतलब 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी थी, यानी कि लिटरेसी रेट कितनी थी? तो ये लिटरेसी रेट कितनी थी? 64.83%। ठीक है, 64.83% थी। कब की बताए? 2001 की। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कि जैसे जो केरल है, केरल राज्य की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, उसके पास में लक्षद्वीप पड़ जाता है, उसकी लिटरेसी रेट भी केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी में सबसे ज़्यादा है, और जो बिहार है उसकी लिटरेसी रेट कम है सबसे। ये सारे फैक्ट आपको जनगणना से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है जनगणना का, आपको जनगणना करके जानी है। उसके बाद भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, क्या ये सही है? सही है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, क्या ये सही है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4A में किया गया है, क्या मौलिक कर्तव्य का 4A में किया गया है? बताइए आप। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के A में किया गया है। हाँ, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। थर्ड वाला किस में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51 के A में किया गया है। ठीक है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ क्या था? तो उच्च उपज वाली किस्में, हाई यील्ड वेराइटीज़, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद आप भी अपना वो चेक करते रहें कि हाँ मेरा कौन सा सही जा रहा है। आप पॉज कर लें, पॉज करने के बाद बता के उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? सबसे पहली बात, सार्क के 8 सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है? भारत। भारत की जो पड़ोसी देश हैं दोनों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
ठीक है। उसके बाद एक और देश है बांग्लादेश इधर की साइड, फिर 2 देश और आ जाते हैं भूटान और नेपाल। ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, भूटान नेपाल, और एक आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका के बाद एक और आ जाता है मालदीव। ये 8 देश हैं जो किससे रिलेटेड हैं, ये 8 देश किससे हैं, सार्क के सदस्य हैं। नेपाल भी बता दिया, बांग्लादेश भी बता दिया, भूटान भी बता दिया, लेकिन चीन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन चीन हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। नृत्य उत्सव कौन सा, मतलब नृत्य विकल्प, नृत्य उत्सव का आयोजन केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल में के महीने में मनाया जाता है। ननकुनुन महल परिसर में, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर केरल में, कहाँ पर मनाया जाता है ये, कौन सा उत्सव मनाया जाता है ये, तो कौन सा है ये, मामल्लपुरम उत्सव है, कौन सा है, या फिर निशा गांधी उत्सव है, एक बार बताएं आप भी। तो ये निशा गांधी उत्सव, ठीक है, थर्ड वाला निशा गांधी उत्सव। 10th क्वेश्चन है, गन्ने से चीनी बनने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, गन्ने से चीनी बन रही है। गन्ना बनेगा तो वो प्रथम क्षेत्र का आ जाता है, फर्स्ट, और गन्ने से जैसे ही चीनी बनेगी, चीनी कहाँ पर बनेगी, फैक्ट्रियों में, तो वो कहाँ जाता है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र का आ जाता है। और चीनी जब बन गई तो बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट के लिए जा रही है, तो वो कौन सा क्षेत्र आ जाता है, सर्विस वाला सेक्टर आ जाता है, तृतीय क्षेत्र आ जाता है वो। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये द्वितीय क्षेत्रक। उसके बाद इसमें और आगे आएँ तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है और यह सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा, यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इसका सही ऑप्शन है। योजना का उद्देश्य भारतीय तट, कौन सी योजना का उद्देश्य भारतीय तट पर पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनर्जीवन करना, साथ ही साथ में आसपास के समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना था, तो कौन सा था ये, कौन सा था, तो सदाबहार, सदाबहार, यही सदाबहार। ठीक है, सदाबहार यहाँ पे लिखा हुआ, सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। ओके ब्रो, सिस और ब्रो। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके प्रकार से संबंधित है। क्या जेवेलिन का मतलब कूद होता है, नहीं, जेवेलिन थ्रो होता है जो कि नीरज चोपड़ा अपने भाला फेंक में प्रयोग करता है। ऊंची कूद, ऊंची कूद, ऊंची कूद तो जंप होती है एकदम, इसमें फेंकना लिख दिया, यानी दोनों गलत हैं, ए और दे, ये ए और बी दोनों गलत हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, अगस्त 2023 के अंतर्गत वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो IFSC के किसने पदभार ग्रहण किया है, आप बताएं। ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या, बोलिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, राजा रामन, कौन सा, राजा रामन। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद 15th क्वेश्चन कह रहा है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपनी योगदान, अगर ऐसे क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन है ना, 14th क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने बता दिए तो मतलब समझिए आपकी तैयारी बहुत शानदार ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा टफ लेवल का है। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी कौन है, तो ये कौन है, सोनल मानसिंह है, एक बार बताएं, सोनल मानसिंह है क्या, देखते हैं, सोनल मानसिंह ही होगी हमारी, सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह। सबसे कम उम्र की 1992 में प्राप्त किया था इन्होंने पद्म भूषण, सेकंड नंबर का होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण और एक होता है पद्म भूषण। सबसे पहले आ जाता है पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री आ जाता है, फिर पद्म भूषण आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है पद्म विभूषण आ जाता है, ठीक है, प्रथम विभूषण आ जाता है। तो ये वाला सेकंड वाला इनको सबसे कम उम्र में मिला था। फिर क्वेश्चन आता है 16th, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंधित है, अंकिता दास किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से या बैडमिंटन से, इनमें से एक होंगे, कौन है, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, तो टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस से। ओके ब्रो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है खिलाड़ियों से संबंधित वाले। निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य शैली का संबंध है, छऊ नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, छऊ, छऊ बताइए, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ना, छऊ कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में उर एक ग्रामीण सभा होती है जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं होते, तो कौन सा सही है, उर, ठीक है, उर वहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत में उर एक ग्रामीण सभा है, ग्रामीण सभा को उर बोला जाता है दक्षिण भारत में, ठीक है, जब जहाँ पे जमींदार ब्राह्मण नहीं होते। इतनी बात क्लियर। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, भारत की बात चल रही है तो कौन है, MS स्वामीनाथन। विश्व की बात चलेगी तो कौन है, विश्व की बात आप बताएंगे, विश्व की वर्गीज कुरियन है, कौन है, वर्गीज कुरियन तो दूध वाले हैं, आपको पता होगा, तो विश्व वाले आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताना है आपको विश्व के कौन है, भारत के MS स्वामीनाथन है। अब क्वेश्चन नंबर 20,
कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पुछ वाले किस घराने से संबंधित? तो ये किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। ठीक है, ग्वालियर घराने से। फिर उसके बाद चलते हैं कलकत्ता की दुर्गा। कलकत्ता की दुर्गा पूजा पांडालों में वर्षों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों को भी चित्रित किया गया है, काल्पनिक किया गया है, विस्तृत किया गया है, अनदेखा किया गया है। तो क्या है? का चित्रित किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो क्रोध वाला कौन सा? रौद्र क्रोध वाला है, वीर उत्साह वाला है, हास्य हंसने वाला है, शांत निर्वेद। ठीक है, शांति का है। ओके, तो इसमें कौन सा? रौद्र रस क्या है? क्रोध का रस। इसमें वैसे आते नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि एसएससी आजकल क्या पूछने लगी है? हिंदी के कवियों के नाम पूछने लगी है। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये रस वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है साथियों, क्योंकि ये पिछले एक बार पूछा जा चुका है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए एक कदम उठाए। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कार्यपालिका और राज्यपालिका को, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को कौन अलग करता है? आर्टिकल 50 अलग करता है। ये किस में आ जाता है? ये किस में आ जाता है? भाग 3 में तो मौलिक अधिकार आ जाते हैं। भाग 4 में क्या आ जाता है? भाग 4 कहाँ? ये रहा भाग 4 में ये आ जाते हैं। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की कितनी थी? 65%। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। धम्म शब्द का प्राकृतिक शब्द है जो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासन से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे? अशोक से। धम्म, अब अशोक से, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म में धम्म की नीति अपनाई गई थी अशोक द्वारा ही। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के दादा थे, उनका धर्म, वो कौन से धर्म को मानते थे? तो वो जैन धर्म को मानते थे। और जो अशोक थे वो किस धर्म को मानते थे? अशोक थे जो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 2023 में मनाया गया था 77वां स्वतंत्रता दिवस। 78वां मनाया गया था 24 में, और 79 वाला मनाया जाएगा किस में? 25 में। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। और भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य प्राप्त करना है? तो आर्थिक समानता, सामाजिक और आर्थिक, या धार्मिक या राजनीतिक? तो सामाजिक और आर्थिक दोनों। ठीक है भाई। समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो किससे? ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। आर्य समाज से कौन थे? आर्य समाज से दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से कौन से थे? राजा राममोहन राय। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे चलें। और सरायकेला छऊ नृत्य में योगदान के लिए किन कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? इस क्वेश्चन को आप बताओगे, ये सर्च करने का विषय है। आप इसको सर्च करोगे और आप इस क्वेश्चन को आप बताओगे। 29 क्वेश्चन को आप इसको सर्च करो, आप बताओ। ठीक है, ये 29 वाला क्वेश्चन। 30 में भी यही क्वेश्चन दे दिया है। 31 देखो, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग, जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था उसका आंसर ये रहा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। ये भी सही है। उपरोक्त में सही कथन दोनों सही है। ठीक है, ए बी दोनों, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों यानी कौन सा ऑप्शन? ये वाला। इसके बाद 32 क्वेश्चन। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रजनीश कुमार। किसको? रजनीश कुमार को। ठीक है भाई। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, भारत पर मंच का शुभारंभ किया था। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे बढ़े। ये जो सारे दिवस है ना, वो आपको याद होने चाहिए। जितने भी दिवस हैं ना, दिवस की एक वीडियो आपको सेपरेटली देख के जानी है और दिवस आपको याद करके जानी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ऐसी 2011 में परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया गया था? कितनी श्रेणियों में? 3। यस, 3 श्रेणियों में स्थान दिया गया। ठीक है,
जब एक शटल को हवा में उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधी विरोधी कोर्ट के तल पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगने का समय होता है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? इसे हम सर्विस के नाम से जानते हैं। वो सॉरी, सर्विस के नहीं, स्मैश के नाम से जानते हैं। स्मैश स्मैश स्मैश। जब मारते हैं ना, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, जब इधर ने जैसे ऊँची उठा दी, फिर इसको मौका मिल जाता है और ये ऐसे मारता है और सीधी इसकी नाक में जा करके लगती है, इसकी नाक टूट जाती है। ये होता है इसमें स्मैश में, ऐसा होता है। अब 36 वाला क्वेश्चन है, राजस्व व्यय के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के मतलब अतिरिक्त एक उद्देश्य के लिए किया गया व्यय है। क्या ये सही है? मतलब राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। क्या ये सही है? यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पक्षों को दिए गए अनुदान, भले ही कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों, ये किए गए व्ययों से संबंधित है। क्या ये सही है? तो इसका आंसर कौन सा है? न तो ए और न ही बी। क्या ये सही है? नहीं, इसका आंसर होगा दोनों सही है। यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन ये आपका टाइम ज़्यादा लेंगे और ये टाइम ज़्यादा लेने के साथ साथ आपको टाइम खाएंगे और आपके दूसरे क्वेश्चन खराब करेंगे। मैं चाहूँगा ऐसे क्वेश्चन को, अगर आप पे थोड़े बहुत भी कंफ्यूज कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आप छोड़ के आ जाइए, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा खाएंगे। अगर आपको इनमें जैसे आपके 3 मिनट चले गए तो आप 3 मिनट में अगले 10 क्वेश्चन को सही कर सकते हो, वो जो तुम पे आते थे। इतनी बात क्लियर? यानी दोनों पॉइंट दोनों सही हैं इसके। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती को लोकप्रिय बनाया? तो ये कौन है? कृष्ण पटेल, ज्योति गांधी, वाणी जयराज। इसका बताएं आप कौन सा है? इसका कौन सा होगा? हम नीचे देख के बताते हो। कृष्णा पटेल है। ये कौन है? कृष्णा पटेल। ठीक है, सेकंड। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन भी आप कर ले जा रहे हो तो मतलब समझो आपका तैयारी बेहतर है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। किसी पदार्थ का ब्लैंक वह दाब है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मीय गतिक संतुलन में से अस्तित्व में रहते। तो ये कौन सा? त्रिगुण वाला है। त्रिगुण कहाँ है इसमें? ये रहा त्रिगुण बिंदु, क्योंकि गैस, द्रव और ठोस 3 गुण होते हैं इसके द्रव के। त्रिगुण बिंदु। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। आपको सभी को पता है, विश्व व्यापार संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक WTO बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित 50 मीटर लंबे तैराकी पूल के अंदर होती है। किसके? 50 मीटर तक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल वाले क्वेश्चन। तापन कुमार पटनायक को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये किसके लिए मिला था? छऊ के लिए मिला था। हाँ, मेरे हिसाब से छऊ है। हाँ, छऊ है। आपके हिसाब से क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। भारत में कौन सा न्यायिक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं FMI को देखकर और पर्यवेक्षण किया जाता है? तो ये कौन सा? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी। इसका हो जाएगा RBI। ये होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस संस्था RBI के अंतर्गत आती है। भारत को निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वय प्रमुख लक्ष्यों से एक था? तो छठी, चौथी, पांचवी कौन सी थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना की किस परिवार नियोजन कौन सी थी? चौथी थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय परिवार नियोजन, क्योंकि परिवार में 4 सदस्य इंपॉर्टेंट होते हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के तहत हमारी समग्र संस्कृति, समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा? ये 51 का F वाला है। 51 का F। ओके, 51 का F। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार किस में आता है? उपाधियों का उन्मूलन कर दिया तो इसका मतलब ये समानता का अधिकार आ गया, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये नहीं है। संरक्षण नहीं है। धार्मिक मामलों को प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। शिक्षा का अधिकार, ये आती है, नहीं है। इसमें कौन सा? उपाधियों का उन्मूलन करके समानता के अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित है। जलीय जंतु को पानी के नीचे सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये घुली हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी से वो सांस लेते हैं।
ये जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं ये सही उत्तर आपको लिखे हुए हैं, आपको नहीं पता है तो। पश्चिम में भारत का कौन सा देश पड़ोसी है जिसके साथ एक महत्वपूर्ण सीमा साझा की जाती है और जो अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय होता है। भू राजनीतिक महत्व से ही आप समझ सकते हो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जो बनी रहती है हमारी धरती के मतलब भू के राजनीतिक विषयों पर। जैसे कश्मीर है ना ऊपर, तो कश्मीर की लड़ाई किससे बनी रहती है? पाकिस्तान से। जो ये पीओके का क्षेत्र है ये वाला पाकिस्तान के पास है, तो ये सब किससे संबंधित है? पाकिस्तान से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में जल्लीकट्टू एक विशेषता है? तो पोंगल की, तमिलनाडु का एक त्यौहार है जल्लीकट्टू, पोंगल के अंतर्गत आता है ये जल्लीकट्टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ बिहू किसका है? असम का है। ओणम किसका है? केरल का है। विशु किसका है? केरल का है। ठीक है, पोंगल इसका सही है। उसके बाद आ जाता है खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में सोने की अयस्क प्राथमिक का सबसे बड़ा भंडार है? सोने की अयस्क कर्नाटक, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये वाला हमारा गलत हो गया। गलत कैसे है? खान मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सोने की अयस्क प्राथमिक का सबसे बड़ा भंडार है? वैसे सोने का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिहार बता रहा है, तो इसका आप एक बार सर्च जरूर करना। मेरे हिसाब से इसमें कर्नाटक होगा, लेकिन आपके हिसाब से इसमें बिहार बता रहा है, तो आप एक बार सर्च करना जरूर। ठीक है, भारत में शुंग वंश, आपने केजीएफ देखी होगी ना, तो केजीएफ में भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। कोलार की भट्टी है ना, वो कर्नाटक में ही है। इसीलिए भारत में शुंग वंश के संस्थापक होते हैं। तो शुंग वंश के आपसे सभी को पता है पुष्यमित्र शुंग। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। और 51 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे, और आगे की जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो उम्मीद है आपको इन 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 40 से ऊपर क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किए, मान के चलिए आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। क्योंकि 100% तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आपने कैसी तैयारी करी है, लेकिन इन क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने 40 के लगभग सही करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 अगर आपने सही कर लिए ना, मतलब आपका तो कोई रोक ही नहीं सकता। इतने बहुत ही, क्योंकि अगर जीके में जिस इंसान ने 40-45 क्वेश्चन सही कर लिए तो मतलब उसकी तैयारी शानदार ज़बरदस्त है भाई। ठीक है, तो ये रही आज की बातें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आएगी किसकी? रीजनिंग की, जिसमें 35 क्वेश्चन को हम बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व कराएंगे, और बड़े ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसे इस लेवल जो कि इस पीडीएफ में आपने देख लिए होंगे लेवल क्या है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।